नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव सीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया था स्टैटिस्टिक का। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा अगला चैप्टर है समंकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से समंकों का जो संग्रहण है वो कर सकते हैं, कितने प्रकार के समंक होते हैं। इन्हीं सब का विवरण जो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें और लाइक करें। आइए हम देखते हैं समंकों का संग्रहण किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समंक। क्या होते हैं समंक? समंक यानी आंकड़े। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, जब स्टैटिस्टिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, कि समंक क्या होते हैं। समंक क्या होता है, सामान्य व्यक्ति जो है समंक क्या होता है। सबसे पहले समंक की बात करते हैं। जैसा कि सामान्य व्यक्तियों के लिए जो समंक जो होता है वो मात्र सिर्फ संख्याओं से ही तात्पर्य होता है, वो सिर्फ उसी को ही सांख्यिकी समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और जिनका आधार सांख्यिकी होता है वो समंक कहलाते हैं। तो ये परिभाषा मैं पहले ही आपको अपने पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। आइए देखते हैं कि सबसे पहले समंक समंक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो हमारे आंकड़े हैं यानी समंक, वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक एवं द्वितीय समंक। अब मैंने इसको समंक को जो है वर्गीकृत किया है प्राथमिक और द्वितीय में। सबसे पहले मैंने इनका अंतर लिखा है, अंतर के बाद मैं अभी इनको परिभाषित करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, प्राथमिक समंक जो हैं वो बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, यानी एकदम प्रारंभ से एकत्रित किए जाते हैं। और प्राथमिक समंक जो होते हैं मौलिक होते हैं। ये कच्चे माल की भांति भी होते हैं, कच्चे पदार्थ की भांति हैं। इसमें समय भी अधिक लगता है, परिश्रम भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है। आदमी अनुसंधानकर्ता का जो व्यक्ति होता है वो घर घर जाकर वहाँ से परिश्रम करता है, अधिक परिश्रम करता है, जाके जो समंक होते हैं यानी डेटा जो होता है वो कलेक्ट करता है। इसी प्रकार इसका अगला है अनुसंधान के उद्देश्य भी सर्वदा अनुकूल होते हैं। ये जनगणना, अगर इसका एक उदाहरण लिया जाए, जनगणना अधिकारियों के लिए जो जनसंख्या के आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक समंक होते हैं। इसी के जस्ट दूसरा देखें हम, जो द्वितीयक समंक होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने कहा प्राथमिक समंक जो है बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ से लिए जाते हैं, जबकि द्वितीय समंक क्या होते हैं जो पहले से ही एकत्रित हुए होते हैं, वो द्वितीय समंक कहलाते हैं। ये मौलिक नहीं होते हैं, ये कच्चे पदार्थ की भांति नहीं होते हैं, ये निर्मित पदार्थ की भांति होते हैं, माल के भांति होते हैं। इसमें अधिकतर जो इनका स्रोत होता है द्वितीय समंकों का, वो पत्र पत्रिकाएं, सरकारी अर्ध सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय समितियों द्वारा या इन सब के द्वारा जो डेटा यानी समंक जो उपलब्ध होता है, प्रकाशित होता है, वो होता है। इसमें क्या होता है, आलोचनाएं और संशोधन करने पड़ते हैं। जनसंख्या आंकड़े जो हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए वो द्वितीय समंक होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि प्राथमिक समंक क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राथमिक समंक। समंक के बारे में अक्सर प्रश्न आता है कि आपको कोई उदाहरण दे दिया और इसमें पूछता है, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से पूछता है उसमें, कि प्राथमिक समंक क्या है कि द्वितीय समंक क्या है। तो आइए देखते हैं प्राथमिक समंक। उन समंकों को प्राथमिक समंक कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। यानी जो प्रारंभ से लेकर अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में क्या है, उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की रहन सहन की स्थिति के बारे में यदि अनुसंधानकर्ता नए सिरे से मौलिक रूप में समंक एकत्र करता है तो वे उसके लिए प्राथमिक समंक कहलाते हैं। इसी प्रकार द्वितीय समंक के बारे में देखिए क्या है। द्वितीय समंक वे हैं जो पहले से ही व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उन समंकों का प्रयोग करता है, तो वो क्या होते हैं, द्वितीय समंक कहलाते हैं। अब देखिए, ये मैंने इनकी परिभाषाएं ले ली, लेकिन इसमें जो आता है वो अंतर अधिकतर आता है। इसीलिए मैंने अंतर को पहले ही स्पष्ट किया है कि प्राथमिक समंक क्या होता है, द्वितीय समंक क्या होता है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में लिखा है। आप इसको देख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा कि ये एक पूरा सार है इसका।
नेक्स्ट देखिए, एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, जनगणना अधिकारियों के लिए। ये अभी मैंने एग्जाम्पल अपने उसमें बताया है, लेकिन फिर से मैंने इसी लाइन को रिपीट किया है। जनगणना अधिकारियों के लिए जनसंख्या के आंकड़े जो होते हैं वो प्राथमिक समंक होते हैं, परंतु वही आंकड़े सामान्य व्यक्तियों के लिए वो द्वितीय समंक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक। उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिक समंक यानी प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों को ही इस चैप्टर में मैक्सिमम 1 नंबर में पूछा जाता है कि प्राथमिक समंक की कुछ ऑप्शंस दे दिए कि ये प्राथमिक समंक है कि द्वितीय समंक है। अब आइए देखते हैं प्राथमिक समंक को जो कलेक्शन करने की यानी इकट्ठा करने की जो रीति है क्या है, क्या मेथड्स हैं, यानी संकलन की रीतियाँ क्या है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शंस क्या हैं। देखिए, प्राथमिक समंक को संकलन करने के लिए निम्नलिखित रीतियाँ हैं। पहला है, वैसे इसको 5 भागों में बांटा गया है इस रीतियों को। जो प्राथमिक समंक होते हैं उनको संकलन करने के लिए 5 रीतियाँ बनाई गई हैं। 5 रीतियों में पहला है, देखिए, पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर थर्ड है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स। फोर्थ है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। फिफ्थ जो है प्रगणों द्वारा सूचना प्राप्ति इंफॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। अब आइए देखते हैं कि जो हमने इन्हीं पॉइंट्स को, मैंने ये 5 जो रीतियाँ मेथड्स बनाया है, इनके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। जो प्राथमिक समंक को कलेक्ट करने के लिए जो रीतियाँ हैं, उन्हीं रीतियों में मैं पहला अपना ये पिक कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो ये है जो इसके की पॉइंट्स है, मैंने सिर्फ वही लिखा है जितना हमारे जो सिलेबस को कवर करे और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो। तो मैंने पहला लिया इसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसके मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, गुण और दोष। तो इन्हीं गुण और दोष के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, या तो डेटा के प्रकार में पूछा जाता है, यानी आंकड़ों के प्रकार में कि ये प्राथमिक है कि ये द्वितीयक है या ये किस प्रकार का है, उससे रिलेटेड, या यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। देखते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसके गुण क्या क्या होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण जो हैं, पहली बात तो इसका जो होता है गुण कि इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता जो है अधिक पाई जाती है। इसमें सजातीय यानी एक रूपता भी पाई जाती है, लचनशीलता भी इसमें पाई जाती है। लचनशीलता मतलब लोचदार कि आप संशोधन इसमें कर सकते हैं, ये होता है। अच्छा, इसका दोष क्या है कि इसका जो क्षेत्र है बहुत सीमित है। इसमें पक्षपात की भी संभावना अधिक होती है कि कोई भी आपका प्रगणक गया, वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, हो सकता है आपका कोई परिचित हो तो वो ज़्यादा अच्छा लिख दे, या कोई आपका अपरिचित हो या जिससे या आपका उस किसी से उसका आपके अगेंस्ट लिख दे उसमें, तो वो ये चीज़ें जो हैं पक्षपात का वहाँ पे कहीं कहीं आशंका पैदा हो जाती है। इसमें भी परिश्रम व समय अधिक लगता है। इसके भी निष्कर्ष जो है सीमित क्षेत्र होने के कारण जो निष्कर्ष है वो कहीं कहीं भ्रामक हो सकते हैं। तो दोष में मैंने लिख दिया है सीमित क्षेत्र, पक्षपात, परिश्रम व समय अधिक, भ्रामक निष्कर्ष सीमित क्षेत्र के कारण। तो ये हो गया प्रत्यक्ष का। दूसरा है, आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का पहला है, इसमें समय, धन व परिश्रम कम लगता है, लेकिन निष्पक्षता और विस्तृत क्षेत्र भी, इसका जो क्षेत्र होता है, जो हमारा पहला का दोष था वो हम यहाँ दूर करते हुए आए। या हमारे में पहले में दोष था कि वो जो सीमित क्षेत्र था, तो उसका जो यहाँ पे जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। उन्हीं को जो दोष को हमने यहाँ पे इसके गुण के तौर पे अपनाया। धन, समय, परिश्रम कम, निष्पक्षता भी, और क्षेत्र जो है विस्तृत था। इसका दोष क्या है, ये अप्रत्यक्ष सूचना, यानी इसमें जो शुद्धता होती है, विश्वसनीयता होती है, वो कम हो जाती है पहले के अपेक्षा में। पहले में सबसे अधिक शुद्धता और सबसे अधिक विश्वसनीयता है,
लेकिन ये पहले के कंपैरिजन में इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता में कमी हो जाती है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। यानी इसमें क्या हो सकता है, इसमें समय, धन व परिश्रम की बचत हो सकती है, इसका भी क्षेत्र विस्तृत होता है। अब जैसे संवाददाता हैं, वो आपके पास चले गए, आपसे संवाद किए, आपसे सीधे ही ले लिए, तो उसी क्षेत्र के संवाददाता हैं जो होते हैं, उसी क्षेत्र के हैं, तो उसी क्षेत्र में हैं तो उनका वो आसानी से आपके पास चले गए, कम समय लगा, धन का भी उतना नहीं खर्चा हुआ, परिश्रम की भी नहीं। उन्हीं हर क्षेत्रों में से एक एक संवाददाता चुन के और वहाँ से उनको जो है सूचना एकत्र कर लेते हैं, क्षेत्र भी विस्तृत होता है। दोष क्या है, इसमें भी शुद्धता व अब मौलिकता की कमी होती है, एक रूपता का अभाव होता है, पक्षपात होता है, पक्षपात भी आशंका हो जाती है। अब मान लीजिए आपके कोई लोकल आदमी है, लोकल संवाददाता है, वो आपका हितैषी है, तो वो आपकी सूचनाओं को उसमें पक्षपात कर सकता है। हो सकता है कुछ सूचनाएं वो बढ़ा के लिख दे या कुछ घटा के लिख दे, तो वहाँ पक्षपात की संभावनाएं है। संवाददाता स्थानीय होने के कारण वहाँ पे पक्षपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, समंकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर सूचना प्राप्ति। अब ये देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा अनुसूचियां क्या होती हैं। अभी फ़िलहाल आप यहाँ अभी नेक्स्ट में इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियां। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर सूचना प्राप्ति। इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, कम खर्च लगता है, मौलिकता होती है, क्षेत्र विस्तृत होता है। ये इसके गुण थे। लेकिन क्या हो सकता है, दोष क्या है, अपर्याप्त व अपूर्ण सूचना, शुद्धता की कमी, लचनशीलता का अभाव और क्षेत्र जो है सीमित होता है। यानी जैसे फॉर्म होता है, एक फॉर्म आप जैसे व्यक्तिगत फॉर्म आपको मिल गया और आपने उस फॉर्म को भर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप उस फॉर्म को पूरा ही भर दें, कोई फील्ड आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये वही जो फॉर्म होता है वो एक प्रश्नावली के रूप में सूची बना के दे दिया जाता है। यानी आपको एक फॉर्म टाइप का मिल जाएगा, उसी को आपको भरना है। तो ये कोई नहीं है कि जितने कॉलम बने हैं सभी को आप प्रॉपरली भरें ही, आप उसको छोड़ भी दे सकते हैं। तो आपने यदि उसको छोड़ दिया तो वहाँ पे सूचनाएं क्या हो गई, अपर्याप्त हो गई, अपूर्ण हो गई, शुद्धता की भी कमी हो गई, लचनशीलता का भी अभाव हो गया, सीमित क्षेत्र हो गए। अब लचनशीलता का अभाव किस प्रकार होता है कि आपने तो फॉर्म भर के दे दिया, अब उस फॉर्म को तो भर के दे दिया, अब उसमें कोई संशोधन होगा तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो फॉर्म को भर के भेज सके। अब इसी को दूर करते हुए ही फिफ्थ है प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। अब किस प्रकार जो प्रगणक होता है वो क्या करता है कि अनुसूची जो होता है वो आपको व्यक्तिगत जाता है, और व्यक्तिगत जाता है, फेस टू फेस, डोर टू डोर जाता है, और उसका क्षेत्र जो होता है विशाल होता है, शुद्धता जो होती है और विश्वसनीयता ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत आपसे प्रश्न पूछता है, अब अपने हाथ से वो प्रश्न भरता है, उसका उत्तर भरता है, तो वहाँ पे निष्पक्षता भी ज़्यादा होती है और शुद्धता और विश्वसनीयता भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें जो है अधिक धन लगता है, समय लगती है और अन्य कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं। ये व्यक्तिगत वो हर डोर टू डोर जाता है और वहाँ से अपना इकट्ठा करता है सूचनाओं को। देखिए मैंने यहाँ पे दो अंतर भी रखा है इसके, एक अनुसूची और दूसरा प्रश्नावली। इन दोनों में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल और प्रश्नावली क्वेश्चनायर। बार बार अनुसूचियाँ यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कि अभी मैंने अपने इसमें दिखाया है कि अनुसूचियाँ भरवाकर। तो अनुसूचियाँ क्या होती हैं, अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है जो प्रशिक्षित प्रगणक द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। यानी प्रगणक जो होता है अनुसूची को भरता है, प्रगणक जो होता है वो अनुसूची को भरता है और प्रशिक्षित होता है उसको अनुसूचित भरने के लिए कि वो उसमें क्या क्या भरवाना है, क्या क्या नहीं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस वो कलेक्ट करता है। इसके विपरीत प्रश्नावली क्या होता है, जो स्वयं सूचकों द्वारा भरा जाता है। देखिए सबसे मेजर डिफरेंस है इसमें कि अनुसूची जो होती है वो प्रगणक द्वारा ही भरी जाती है, लेकिन जो प्रश्नावली होती है वो सूचकों द्वारा, स्वयं सूचकों द्वारा, यानी स्वयं इन्फॉर्मेंट द्वारा, सेल्फ इन्फॉर्मेंट द्वारा वो भरी जाती है।
यानी शेड्यूल और क्वेश्चनायर्स में मेजर डिफरेंस यही सबसे बड़ा है कि जो अनुसूची होती है उसको प्रगणक द्वारा प्रशिक्षित प्रगणक भरता है, इसके विपरीत जो प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर होता है वो स्वयं सूचक द्वारा भरी जाती है। नेक्स्ट इसके पार्ट में फिर क्या है, जो प्रश्नावली के क्या गुण हैं, यानी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर के आपके इसमें क्वेश्चनायर के क्या गुण हैं। क्वेश्चनायर के कुछ गुण हैं, देखिए जो आपका होता है क्वेश्चन फॉर्मेट में, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। कम प्रश्न हो, सरल व स्पष्टता से लिखा हो, संक्षिप्तता हो, उसमें प्रश्नों का स्वरूप जो हो वो सरल हो, वर्जित प्रश्न हो। वर्जित प्रश्न में जैसे कोई धार्मिक रिलेटेड उसमें आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, सत्ता की जांच हो, प्रत्यक्ष संबंध हो। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न इन्हीं प्रश्नावली में प्रश्न का भी कभी कभी पूछ लेता है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार जो है रॉबर्ट वेसल एवं एडवर्ड विलेट के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न होते हैं। पहला विधिवत विकल्प प्रश्न जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरा है हाँ या ना का प्रश्न यानी यस और नो क्वेश्चंस। देखिए मैंने एरो लगा के इधर कर दिया, ये रॉन्ग ऊपर लिख गया था, तो ये थर्ड वाला सेकंड पे है, सेकंड वाला थर्ड पर है। नेक्स्ट है विशिष्ट सूचना वाले प्रश्न स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर्स। क्या हो सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं कि यदि आप इस कैटेगरी से हैं तो आपका ये कितनी छूट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें स्पेसिफिक देते हैं। फिर खुले ओपन क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो ये अभी तक जो था ये प्राथमिक समंग को संकलन करने के लिए विधियाँ थी और उन्हीं के गुण और दोष भी थे। जैसा कि मैंने अभी बताया उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, वो इनके लिए 5 रीतियाँ थी, ये पाँचों मैंने बता दी हैं आपको। इनके क्या गुण दोष हो सकते हैं वो बता दिया है। प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है वो बता दिया है। प्रश्नों के प्रकार 4 होते हैं वो मैंने बता दिया। आइए अब देखते हैं द्वितीयक समंग का संकलन यानी द्वितीयक समंग को कैसे कलेक्ट करते हैं, उनका डेटा। द्वितीय समंग क्या होते हैं। द्वितीय समंग भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए द्वितीय समंग किस प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। द्वितीय समंग जैसे 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। जब प्रकाशित स्रोत में क्या होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जैसे UN स्टैटिस्टिकल ईयरबुक आती है, एनुअल रिपोर्ट इंडियन मॉनिटरिंग फंड IMF होता है। बहुत सारी इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जो होता है वो द्वितीय समंग का प्रकाशित स्रोत होता है। फिर उसका अगला है जैसे सरकारी प्रकाशन हो गया, फिर उसके बाद है अर्ध सरकारी प्रकाशन, फिर है समितियों व आयोगों की रिपोर्ट जो होती है, फिर है व्यापारिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, फिर है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, फिर पत्रिकाएँ। ये जो हैं आपके द्वितीयक समंग होते हैं जो प्रकाशित स्रोत होते हैं। अप्रकाशित स्रोत द्वितीय स्रोत क्या होता है, जैसे अप्रकाशित स्रोत जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री जो है वो संकलित करता है। अब विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री संकलित करता है, जैसे वो अपने व्यक्तिगत संकलन के लिए अपना व्यक्तिगत रजिस्टर हो सकता है या उसकी फाइल्स हो सकती हैं, ये सब जो है वो प्रकाशित नहीं कर सकता है, लेकिन वो संकलन करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके द्वितीय समंग हो गए। तो इसी प्रकार ये मैं अभी कलेक्शन ऑफ डेटा का जो है मैं पहला वीडियो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें आप जो मैंने की पॉइंट्स हो सकता था वो मैंने इसमें लिखा है और इसी का भी अगला भाग बहुत जल्दी ही आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।